जय जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अमेजिंग स्वाति में। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की अग्नि की उड़ान अरुण कुमार तिवारी जी के द्वारा। आइए शुरू करते हैं। इस बुक में शुरू में ही एक सुंदर सी कविता है। ज्ञान का दीप जलाए रखूंगा। हे भारतीय युवक, ज्ञानी, विज्ञानी, मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है। मेरे सपने बड़े, मैं मेहनत करूंगा। मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो, यह प्रेरणा का भाव अमूल्य है। कहीं भी धरती पर उससे ऊपर या नीचे दीप जलाए रखूंगा, जिससे मेरा देश महान हो। माँ के ऊपर भी एक सुंदर सी कविता है। आइए पढ़ते हैं। समुंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धानत तीर्थ यात्री, रामेश्वरम द्वीप की वह छोटी पुरानी दुनिया, सब में तू निहित, सब तुझ में समाहित। तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू। जब छिड़ा विश्व युद्ध, छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत। मीलों चलते थे हम, पहुँचते किरणों के पहले। कभी जाते मंदिर लेने स्वामी से ज्ञान, कभी मौलाना के पास लेने अरबी का सबक। स्टेशन को जाती रेत भरी सड़क, बांटे थे अखबार मैंने। चलते पलते साए में तेरे, दिन में स्कूल, शाम में पढ़ाई। मेहनत, मशक्कत, दिक्कतें, कठिनाई, तेरी पाक शख्सियत ने बना दी मधुर यादें। जब तू झुकती नमाज में उठाए हाथ, अल्लाह का नूर गिरता तेरी झोली में, जो बरसता मुझ पर और मेरे जैसे कितने नसीब वालों पर। दिया तूने हमेशा दया का दान, याद है अभी जैसे कल ही 10 बरस का मैं। सोया तेरी गोद में, बाकी बच्चों की ईर्ष्या का बना पात्र। पूरन मासी की रात भरती जिसमें तेरा प्यार, आधी रात में अध मुंदी आँखों से तकता तुझे। थामता आंसू पलकों पर घुटनों के बल, बाहों में घेरे तुझे खड़ा था मैं। तूने जाना था मेरा दर्द, अपने बच्चे की पीड़ा। तेरी उंगलियों ने निथारा था दर्द मेरे बालों से, और भरी थी मुझ में अपने विश्वास की शक्ति। निर्भय हो जीने की, जीतने की, जिया मैं मेरी माँ और जीता मैं। कयामत के दिन मिलेगा तुझसे फिर तेरा कलाम, माँ तुझे सलाम। ये दोस्तों शुरू करते हैं। अरुण कुमार तिवारी जी कहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सानिध्य में मुझे 1 दशक से भी अधिक समय तक काम करने का अवसर मिला है। हो सकता है उनके जीवनी लेखक के रूप में मेरे पास पर्याप्त योग्यता न हो, परंतु निश्चित रूप से मेरा ऐसा बनने की इच्छा भी नहीं थी। एक दिन बातचीत करते हुए मैंने उनसे पूछा कि भारत के नौजवानों के लिए वे क्या कोई संदेश देना चाहेंगे। युवाओं के लिए उनका जो संदेश था उसने मुझे मोह लिया। बाद में मैंने उनसे उनकी यादों के बारे में पूछने का साहस जुटाया, ताकि मैं उन्हें कलमबद्ध कर सकूं। हमने देर रात एवं सूर्योदय से पहले तक कई लंबी लंबी बैठकें की। उनकी 18 घंटे रोज़ाना की दिनचर्या से किसी भी तरह यह समय निकाला। उनके विचारों की गहराई और व्यापकता ने मुझे सम्मोहित कर लिया था। उनमें गजब का तेज था और उन्होंने विचारों की दुनिया से असीम आनंद पाया था। उनकी बातचीत को समझना हमेशा आसान नहीं होता था, पर उनसे बातचीत हमेशा ताजगी एवं प्रेरणा प्रदान करने वाली होती थी। जब मैं इस पुस्तक को लिखने बैठा तो मुझे लगा कि जितनी क्षमता मेरे भीतर है इस काम को करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा योग्यता चाहिए। लेकिन इस काम की महत्ता को महसूस करते हुए और इसे एक सम्मान के रूप में लेते हुए मैंने
इसे पूरा करने का साहस एवं हिम्मत जुटाई। यह पुस्तक देश के उन आम लोगों के लिए लिखी गई है जिनके प्रति डॉक्टर कलाम का अत्यधिक लगाव है और जिनमें से एक वह स्वयं को मानते हैं। विनम्र और सीधे साधे लोगों से उनका सदैव सहज संबंध रहा है, जो स्वयं उनकी सादगी एवं आध्यात्मिकता का परिचायक है। आगे वे कहते हैं, खुद मेरे लिए यह पुस्तक लिखना एवं तीर्थ यात्रा करने जैसा रहा है। डॉक्टर कलाम के आशीर्वाद से ही मुझ पर यह रहस्य प्रकट हुआ कि जीवन का वास्तविक आनंद सिर्फ एक ही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, और वह है अपने भीतर छिपे ज्ञान की शाश्वत स्रोत से संवाद स्थापित करके, जो हर इंसान के भीतर होता है। हो सकता है आप में से कई डॉक्टर कलाम के व्यक्तिगत रूप से न मिले हों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस पुस्तक के माध्यम से आप उनके सानिध्य का आनंद प्राप्त करेंगे और वे आपके आत्मीय मित्र बन जाएंगे। डॉक्टर कलाम की बताई कई घटनाओं में से कुछ को ही मैं इस पुस्तक में शामिल कर पाया हूँ। दरअसल यह पुस्तक डॉक्टर कलाम के जीवन की सिर्फ एक छोटी सी रूपरेखा ही प्रस्तुत कर पाई है। यह बिल्कुल संभव है कि कई महत्वपूर्ण घटनाएं छूट गई हों और डॉक्टर कलाम की परियोजनाओं से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के महत्वपूर्ण योगदान का जिक्र नहीं आ पाया हो। चूँकि डॉक्टर कलाम की तुलना में मेरे काम का समय बहुत ही कम रहा है और 1/4 सदी मुझे उनसे अलग करती है, इसलिए कई महत्वपूर्ण चीज़ें संभव है कि इसमें रह गई हों अथवा तथ्य परक न रहकर तुड़ मुड़ गई हों। इस तरह की अनजानी भूलों और कमियों के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ और गुणीजनों की क्षमा का प्रार्थी हूँ। अरुण तिवारी। इन्होंने यहाँ आभार भी व्यक्त किया है। आइए पढ़ते हैं। मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो इस पुस्तक को लिखने में मेरे साथ जुड़े रहे, विशेष रूप से श्री Y.S. राजन, श्री A. शिवाधानु पिल्ले, श्री R.N. अग्रवाल, श्री प्रहलाद, श्री K.V.S. प्रसाद राव और डॉक्टर S.K. सलवान, जिन्होंने दरियादिली से अपना समय एवं जानकारियाँ मुझे दी। इस पुस्तक की आलोचनात्मक समीक्षाओं के लिए प्रोफेसर K.A.V. पंडलाई और श्री R. स्वामीनाथन का मैं आभारी हूँ। डॉक्टर B. सोमाराजू की हमेशा दी गई वास्तविक अपितु अकथनीय मदद के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अपनी पत्नी डॉक्टर अंजना तिवारी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनका मुझे इस काम में हमेशा पूरा सहयोग मिला। मैं उन सभी के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ जिन्होंने समय समय पर मुझे ज्ञान से समृद्ध किया और यह पुस्तक कल्पना से कहीं ज़्यादा अच्छे रूप में सामने आई। विशेषकर श्री प्रभु का रामेश्वरम में किया गया छायांकन संभवतः इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। सभी को साधुवाद। और अंत में अपने बेटों असीम एवं अमोल के प्रति मेरा हार्दिक आभार। इन दोनों ने सदैव अपने स्नेह और सम्मान से मुझे लिखते रहने के लिए प्रेरित किया। इनमें मैंने हमेशा उन मानव मूल्यों की छवि देखी जिन्हें डॉक्टर कलाम ने पहचाना, परखा, अपनाया और इस पुस्तक के माध्यम से सुझाना चाहा। अरुण तिवारी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, यह पुस्तक ऐसे समय में प्रकाशित हुई है जब देश की संप्रभुता को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए चल रहे तकनीकी प्रयासों को लेकर दुनिया में कई राष्ट्र सवाल उठा रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से मानव जाति हमेशा से ही
किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपस में लड़ती रही है। प्रागैतिहासिक काल में युद्ध खाने एवं रहने की जरूरतों के लिए लड़े जाते थे। समय गुजरने के साथ ही युद्ध धर्म तथा विचारधाराओं के आधार पर लड़े जाने लगे और अब युद्ध आर्थिक एवं तकनीकी प्रभुत्व हासिल करने के लिए होने लग गए हैं। नतीजतन आर्थिक एवं तकनीकी प्रभुत्व राजनीतिक शक्ति और विश्व नियंत्रण का पर्याय बन गया है। पिछले कुछ दशकों में कुछ देश बहुत ही तेजी से प्रौद्योगिकी की दृष्टि से काफ़ी मजबूत होकर उभरे हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए बाकी दुनिया का नियंत्रण लगभग इनके हाथ में चला गया है। इसके चलते ये कुछ एक बड़े देश नए विश्व के स्वयंभू नेता बन गए हैं। ऐसी स्थिति में 1 अरब की आबादी वाले भारत जैसे विशाल देश को क्या करना चाहिए? प्रौद्योगिकी प्रभुत्व पाने के सिवाय वास्तव में हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन क्या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी हो सकता है? मेरा जवाब एक निश्चित हाँ है और अपने जीवन की कुछ घटनाओं से मैं अपने इस जवाब की वैधता साबित करने का इस पुस्तक में प्रयत्न करूँगा। जब इस पुस्तक के लिए मैंने पहली बार अपनी यादों को सहेजना शुरू किया तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरी कौन कौन सी यादें घटनाएं सही रूप में प्रासंगिक होंगी। मेरा बचपन मुझे बहुत ही प्रिय है, लेकिन क्या इसमें किसी की रुचि होगी? क्या एक छोटे से कस्बे के लड़के के दुख तकलीफ़ों और उसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ना पाठकों के लायक रहेगा? स्कूली जीवन की संकटपूर्ण परिस्थितियाँ, स्कूल फीस जमा करने के लिए मेरे द्वारा किए गए काम और आर्थिक संकटों के चलते कॉलेज में किस तरह मैंने शाकाहारी बनने का निश्चय किया आदि बातें आम आदमी के लिए रुचि का विषय क्यों कर होनी चाहिए। पर अंततः मैंने यह माना कि ये सब प्रासंगिक हैं क्योंकि ये बातें कुछ आधुनिक भारत के एक आम आदमी की कहानी कहती है। फिर मैंने उन व्यक्तियों के बारे में लिखने का निश्चय किया जिन्होंने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इस पुस्तक के माध्यम से मैं अपने माता पिता, परिवार तथा शिक्षकों एवं गुरुओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उन हुतात्माओं का आदरमय स्मरण करता हूँ जिनका मुझे अपने छात्र एवं पेशेवर जीवन में सानिध्य मिला। यह मेरे युवा साथियों के अपार उत्साह और कोशिशों के प्रति भी सम्मान है जिन्होंने सामूहिक रूप से मेरे सपनों को संजोया और साकार किया। प्रोफेसर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जैसे वैज्ञानिकों का भी मैं ऋणी हूँ जिन्होंने हमेशा ज्ञान एवं प्रेरणा से मुझे सराबोर किए रखा। मेरे जीवन और भारतीय विज्ञान की कहानियों में इन हस्तियों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। 15 अक्टूबर 1991 को मैंने अपने जीवन के 60 वर्ष पूरे किए। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने अपना समय समाज सेवा के लिए देने का फैसला किया, पर विधि का कुछ ऐसा विधान रहा कि 2 चीज़ें एक साथ हुईं। पहली तो यह कि मैं अगले 3 साल के लिए और सरकारी सेवा में बने रहने के लिए राजी हो गया तथा दूसरी यह कि मेरे युवा सहयोगी अरुण तिवारी ने मुझसे अपने संस्मरण देने का अनुरोध किया ताकि वे इन्हें लिखकर सुरक्षित कर सकें। वे सन 1982 से मेरी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। फरवरी 1987 के पहले तक मैं उन्हें ठीक तरह से जानता तक नहीं था।
फरवरी 1987 में जब वे हैदराबाद के निज़ाम चिकित्सा विज्ञान संस्था के सघन हृदय चिकित्सा कक्ष में भर्ती थे, तब मैं उन्हें देखने गया था। वे उस समय करीब 32 साल के थे और जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूँ? मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि बस इतना भर जीवन पाऊँ कि आपके अनेक कामों में से कम एक तो मैं पूरा कर सकूं। अरुण तिवारी ने कहा। इस नौजवान की कर्म के प्रति समर्पित सोच और जिजीविषा देखकर मैंने उसके जल्दी ठीक हो जाने के लिए सारी रात ईश्वर से दुआ की। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और अरुण 1 महीने में स्वस्थ हो काम पर लौट आए। 3 साल के थोड़े से वक्त में ही आकाश मिसाइल के लिए उन्होंने अद्भुत काम किया। इसके बाद उन्होंने मेरे जीवन की कहानी लिखने का काम हाथ में लिया। फिर सालों तक उन्होंने धैर्यपूर्वक मेरे सुनाए अंशों घटनाओं को लिपिबद्ध किया। वे मेरे निजी पुस्तक संग्रह के नियमित पाठक बन गए। मेरी कविताओं में से कुछ प्रासंगिक अंश भी चुने और इस पुस्तक में उनको शामिल किया। उन्होंने मुझे कहीं भीतर तक उद्वेलित कर दिया। यह कहानी सिर्फ मेरी विजय और दुखों की ही नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के उन विज्ञान प्रतिष्ठानों की सफलताओं एवं असफलताओं की भी कहानी है, जो तकनीकी मोर्चे पर अपने को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय आकांक्षा तथा सामूहिक प्रयासों और, जैसा कि मैं देखता हूँ, वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की प्रौद्योगिकी दक्षता हासिल करने के लिए भारत के प्रयासों की भी कहानी है। ईश्वर की सृष्टि में प्रत्येक कण का अपना अस्तित्व होता है। प्रत्येक को कुछ न कुछ करने के लिए ही परवरदिगार ने बनाया। उन्हीं में मैं भी हूँ। उनकी मदद से मैंने जो कुछ भी हासिल किया वह उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति ही तो है। कुछ विलक्षण गुरुओं तथा साथियों के माध्यम से ईश्वर ने मुझ पर यह कृपा की, और जब मैं इन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करता हूँ, तो मैं उसकी महिमा की ही गुणगान कर रहा होता हूँ। ये सब रॉकेट और मिसाइलें उसी के काम हैं, जो कलाम नाम के एक छोटे से व्यक्ति के माध्यम से खुदा ने कराए हैं। इसलिए भारत के कई कोटि जनों को कभी भी छोटा या असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। हम सब अपने भीतर दैवीय शक्ति लेकर जन्मे हैं। हम सबके भीतर ईश्वर का तेज छिपा है। हमारी कोशिश इस तेज पुंज को पंख देने की रहनी चाहिए, जिससे यह चारों ओर अच्छाइयाँ एवं प्रकाश फैला सके। आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिले, ऐसी मेरी कामना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, यहाँ पे इस पुस्तक का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब हम कल से आगे के पाठ पढ़ेंगे। आपको मैं दिखा देती हूँ। भूमिका, आभार, मेरी बात, सर्वेक्षण, सृजन, आराधना, अवलोकन, उपसंहार। अब आगे कल। जय जोहार दोस्तों।